नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के गुना जिले से हुआ यूं कि 21/22 नवंबर 2023 को सुबह धरनावदा थाना है गुना में, उसके रुठियाई इलाके में एक पुलिया के पास, ओढ़ा की पुलिया कहते हैं उसे, पुलिया के पास एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ था। आने जाने वालों को लगा जैसे वो शराब के नशे की वजह से गिर गया हो। नजदीक जाकर देखा तो उसके सिर पर गंभीर चोटों के कारण काफी खून बह चुका था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उसकी शिनाख्त के तमाम प्रयास किए, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इसी बीच में जामनेर थाना क्षेत्र के गांव मालोनी, जो टस मोहल्ले में, गांव मालोनी का एक मनोज पुत्र नैनक राम रजक, वो टस मोहल्ले में रहता था। उसके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात फोन से कॉल आई और उसने ये बताया, उससे मनोज से ये कहा कि तुम्हारा चाचा केबल रजक हमारे पास आया हुआ है, तुम साडा आ जाओ, हम लोग एक साथ ढाबे पर खाना खाएंगे। मनोज ने यह कहा कि देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं वहां तक आ सकूं और फिर तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकूं। जब उसने इनकार किया तो कॉल करने वाले ने अपना नाम राजू बताया और ये कहा कि चलो, हम तुम्हें खाना खिला देंगे। तुम्हारे चाचा केबल रजक ने यह बताया है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आदमी हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी आ जाओ, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। तो कोई नहीं, तुम्हारे पास खाना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो खाना खाने का पैसा हम देंगे, हम खाना खिलाएंगे, बस तुम यहां तक आ जाओ। उसने फिर कहा कि नहीं, हम आ नहीं पाएंगे, हम चने की फसल में खाद देने जा रहे हैं, हमारे पास समय होता तो तुम इतने प्यार से बुला रहे हो, मैं आता जरूर। बात खत्म हो गई। फोन करने वाले ने फोन काट दिया। मनोज ने सोचा कि ये कोई सामान्य बात होगी, चाचा हमारे किसी के साथ बैठे होंगे या मिल रहे होंगे, उन्होंने मेरा जिक्र किया होगा और अपनत्व में इस व्यक्ति ने मुझे वहां बुलाकर खाना खिलाने की बात कही है। शाम को उस आदमी का फिर फोन आया। इसने पूछा कि चिढ़ार तुम बता रहे थे, नाम क्या है? उसने कहा मैं चिढ़ार का रहने वाला और मेरा नाम राजू चिढ़ार है। उसने कहा कि जरा चाचा से ही बात करा दो, क्योंकि उसके मन में ये उत्कंठा थी कि आखिरकार ये व्यक्ति चाचा के कहने पर क्यों मेरे इतने पीछे पड़ा था कि तुम मेरे साथ आके खाना खाओ। उस व्यक्ति ने कहा नहीं चाचा, आप तो नहीं हैं यहां, उस समय मैं बुला रहा था, उस समय थे मेरे पास। वैसे तुम अब चाचा से कभी नहीं मिल पाओगे, मेरे बुलाने पर तुम नहीं आए तो तुम अब चाचा से कभी नहीं मिल सकते। उसने कहा क्यों, कभी क्यों नहीं मिल सकता? उसने कहा मैंने तेरे चाचा को मार डाला है। बातचीत से लग रहा था कि वो कुछ
शराब भी पी हुए था, क्योंकि बहक रहा था फोन पर। मनोज ये बात सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ। मनोज ने अपने पिता नैनक राम से इस बात का जिक्र किया कि इस तरह से राजू चिढ़ार नाम के एक आदमी ने दिन में फ़ोन किया, फिर अभी शाम को फ़ोन किया। पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, खाना खिलाने की जिद कर रहा था, कह रहा था कि पैसे नहीं हैं तो मैं खिला दूंगा, बस तुम यहाँ तक आ जाओ। वो केवल और केवल साडा आने की बात कर रहा था। कोई वहाँ ढाबा नया खुला है, उस ढाबे में खाना खिलाने के लिए जिद कर रहा था। और आज रात में शाम को मतलब 7-8 बजे के आसपास उसका फिर फ़ोन आया। मैंने कहा ठीक है, चाचा से ही बात करा दो, क्योंकि उस समय वो कुछ नाराज़गी में बोल रहा था कि इतना प्रेम से बुला रहा था, तुम नहीं आए, ये कौन सी बात हुई, और फलाना हुआ ढिकाना हुआ, कुछ उसकी बात में तलखी थी। और फिर जब मैंने कहा कि चाचा से बात करा दूँ तो उसने कहा यहाँ नहीं है, लेकिन अब कभी तुम चाचा से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे चाचा को मार दिया है। भाई नैनक राम ये बात सुनकर चिंतित हुआ और फौरन भाई केवल रजक के परिवार वालों से संपर्क किया कि केवल रजक कहाँ हैं। घर वालों ने बताया कि वो तो कल से निकले हैं, खेती किसानी के किसी काम से गए थे, लेकिन न उसके बाद उनका फ़ोन आया न वो खुद आए। लेकिन चूंकि सामान्य रूप से दूर की खेती में या दूर जो खेत हैं उसमें निगरानी के लिए जब जाते हैं ये, तो 1-2 दिन रुक के आते हैं। भाई नैनक राम और भतीजा मनोज, उनको दाल में कुछ काला लगने लगा। लिहाजा उन्होंने फिर उस फोन नंबर पर बात करने की कोशिश की जिससे किसी मनोज चिढ़ार नाम के व्यक्ति ने बात की थी। वो फोन ऑफ यानी स्विच ऑफ आता रहा। बराबर जब जब उन्होंने फोन से बात करने की कोशिश की, वो बराबर स्विच ऑफ बताता रहा। फिर ये सोचकर कि उसने जिस ढाबे की बात कही थी साडा में जाके, वहां जाके पता लग जाएगा कौन सा नया ढाबा है और कौन क्या चाचा वहां आए थे। नैनक राम और मनोज परिवार के 2-4 और सदस्यों को लेकर ये साडा पहुंचे। साडा में ये जानने की कोशिश की कि कोई नया ढाबा, लोगों ने कहा सब नया ढाबा तो कोई नहीं है, लेकिन जो 4-6 ढाबे हैं वहां जाकर पूछा उसने कि इस हुलिया का आदमी यहां आया था, उन सब ने साफ मना कर दिया। तलाश में वो साडा रुठियाई जब पहुंचा तो वहां ये पता लगा कि कल सुबह एक व्यक्ति औंधे मुंह यहीं पर ओढ़ा की पुलिया के पास पड़ा हुआ था। पुलिस आई थी, पुलिस ने फोटो भी खींची है, पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दोनों धरनावदा थाने पहुंचे। थाने पर बताया कि इस तरह से मेरे चाचा केवल रजक गायब हैं, कल यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी थी जो आप लोग जिन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो उन्होंने कहा हाँ पड़ी थी, ये कपड़ा पहने हुए थे, और जैसे ही फोटो दिखाई दोनों ने पहचान लिया कि ये केवल रजक ही हैं। बहरहाल और लोगों को परिवार के बुलाया गया, सभी लोग पोस्टमार्टम हाउस गए और उन्होंने लाश की पहचान की। लिखा पढ़ी के बाद यानी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनकी हैंडओवर कर दी गई और वो बॉडी को लेकर वापस अपने घर थाना जामनेर थाना क्षेत्र के मलोनी हाल अपने गांव पहुंच गए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अच्छा वहां जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम को आई तो फौरन 302, 201 हत्या और हत्या के साक्ष्य छिपाने, यानी पुलिस का ये कहना था कि कहीं और हत्या करके यहाँ नहर की पुलिया के पास इसे नीचे फेंक दिया गया, ओढ़ा पुल के पास नीचे फेंका गया। इसलिए
कत्ल कहीं और हुआ था, यहाँ ला के डाला गया। 302, 201 आईपीसी में ये अपराध पंजीकृत हो चुका था। पुलिस ने फिर मनोज नाम के उस व्यक्ति से संपर्क किया, मनोज नाम के उस लड़के से, जिसने अपने चाचा के गायब होने और बॉडी के वहां पड़े होने के बारे में पूछताछ की थी। मनोज से पूछा गया कि कैसे आप यहाँ साढ़ा तक कैसे पहुंचे, आप रहने वाले जामनेर के और यहाँ आप धरनाबदा आए थे ढूंढने के लिए, तो कोई कारण रहा होगा। मनोज ने उस फोन कॉल का जिक्र किया कि साहब इस तरह से कोई राजू चिढ़ार जिसने अपना नाम बताया था, मेरी कभी पहले बात नहीं हुई थी और न ही उसका मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में फीड था। उसने ऐसी ऐसी बात कही और फिर ये कहा थोड़ा सा गुस्से में कि मैंने उसको मार दिया है, तू अब कभी उससे बात नहीं कर सकता। पुलिस को मनोज चिढ़ार के बारे में भी पता लगा। फिर जब कुछ आपसी दोस्तों से बातचीत की गई तो ये पता लगा कि ये दोनों दोस्त हैं, मृतक जो रजक और दूसरा मनोज चिढ़ार। पुलिस ने मनोज चिढ़ार को बुलाया थाने पर और थाने पर बातचीत की राजू चिढ़ार से और उससे पूछा कि लोग ये बताते हैं कि तुम दोनों अच्छे मित्र हो, और फिर ये तुमने क्यों फोन पर बातचीत की उसके भतीजे से और ये कहा कि मैंने मार दिया है। राजू चिढ़ार साफ मुकर गया कि मैंने कतई मनोज को फोन नहीं किया, मैं मनोज का फोन नंबर भी नहीं जानता, मैं उससे कभी मिला भी नहीं हूं, मैं क्यों फोन करूंगा। पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने वो नंबर, जिस नंबर से मनोज राजू चिढ़ार ने मनोज से बात की थी, उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो ये पता लगा कि इस बीच में सिर्फ वही 2 कॉल मनोज को की गई थी, मनोज यानी केबल रजक के भतीजे को। इसके पहले की कॉल जिनसे की गई थी, पुलिस ने उनका जब भौतिक सत्यापन किया तो उन्होंने बताया कि साहब हमने अपना सिम सरेंडर कर दिया था, हमने सिम जियो का नया सिम लिया तो ये सिम वापस कर दिया। अब किसने इसको खरीदा था ये वही बता सकता है। जिस टेलीफोन, जिस मोबाइल की दुकान पर उसने ये सिम वापस किया था, ये कहे कि इसको कंपनी को वापस करा के हमारा कुछ पैसा जो होता है वो वापस करा दीजिएगा। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि साहब ये गलती हो गई कि हम उसे कंपनी वापस करते, किसी को ज़रूरत थी, उसने थोड़े पैसे दिए, हमने उसको दे दिया, लेकिन मैंने इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं की, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कौन आदमी था जो मुझसे सिम ले गया। यहाँ तमाम, जैसे किसी ने, बहुत से लोगों ने नए कंपनियों के सिम लिए तो पुराने सिम वापस कर दिए, क्योंकि उनके पास अगर डबल सिम वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है तो एक्स्ट्रा मोबाइल सेट ऐसा नहीं था जिसमें वो पुराने सिम को लगाकर इस्तेमाल कर सकते। और सामान्य रूप से प्रचलन में ये है कि जो सिम अपना वापस करता है उसके बदले हम लोग उसे 10, 20, 50 रुपए दे देते हैं, और अगर कल को किसी को उस किसी नंबर की ज़रूरत पड़ी तो उसको हम कम पैसे में बेच देते हैं, क्योंकि लेने वाले को ये सहूलियत होती है कि उसे नए सिरे से कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड या दुनिया भर की ये जो झंझटें हैं इससे बचाव हो जाता है। दुकानदार से सिम लिया, अपने सेट में लगाया और वो काम करना शुरू कर देता है। पुलिस ने इसकी जब डिटेल में जांच पड़ताल की तो उसे ये पता लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रचलन में है, कोई नई बात नहीं है, इसलिए उस आदमी का कोई इंटेंशन खराब प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि वो दुकानदार से कहा गया कि कौन आदमी इस सिम को ले गया था, जब भी आपको पता लगे तो बताइएगा। मनोज राजू चिढ़ार से जब बातचीत हुई तो पहले राउंड की बातचीत के बाद
पुलिस को ऐसा लगा कि लगता है किसी दूसरे ने, क्योंकि किसी दूसरे पर शक इसलिए जा रहा था कि उसने नया सिम लिया, यही 2 कॉल की, ना आगे कोई कॉल की ना पीछे कोई कॉल की, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया। जबकि मनोज का नंबर सब लोग जानते हैं। मनोज और केवल रजक एक दूसरे को भी जानते हैं, लिहाजा ऐसा लगता है कि मनोज को फंसाने, राजू चिड़ार को फंसाने के लिए किसी ने ये उसका नाम लेकर ये फ़ोन किया था। पुलिस ने ये भी कोशिश की कि उससे राजू चिड़ार से फ़ोन, पुलिस वालों ने अपने फ़ोन पे कॉल कराई, उससे बात की, बातचीत को रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्डेड बातचीत को मनोज को सुनवाया कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हें फ़ोन किया था, या ये कोई गलत या कोई डिफरेंट आदमी है। मनोज उसको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उसने कहा लग तो ऐसा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इस बीच में जब पुलिस थोड़ा सा उलझने लगी तो पुलिस ने उसके मोबाइल का सीडीआर निकलवाया, मृतक के मोबाइल का भी और राजू चिड़ार के मोबाइल का भी। और जैसे ही ये मोबाइल की सीडीआर आई, ये तय हो गया कि घटना वाले दिन, घटना वाले स्थान पर मनोज चिड़ार प्रेजेंट था, जबकि न तो वहाँ उसका घर है, न वहाँ कोई उसकी रिश्तेदारी है। तो तीसरी बार जब फिर राजू चिड़ार को थाने बुलाया गया तो उससे सख्ती से बातचीत शुरू हुई, फिर श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई और थोड़ी देर में ही वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ये हत्या की है। हत्या का कारण पूछे जाने पर यह पता लगा कि उसने, यानी राजू चिड़ार ने मृतक यानी केवल रजक से 10,000 रुपये उधार लिए थे और ये कहा था कि मैं 6 महीने में जब फसल आ जाएगी, कट जाएगी, बिक जाएगी, मैं ये 10,000 वापस कर दूंगा। जब तक फसल कटी नहीं, निकली नहीं और बिकी नहीं, तब तक उसने, केवल रजक ने उससे कोई तगादा यानी उससे कोई डिमांड नहीं की कि हमारा उधार वापस कर दो। लेकिन इसके बाद उसने कहा कि भाई अब तो तुमने अपनी फसल भी बेच ली, अब फिर क्या अगले फसल के टाइम में हमें दोगे? तो वो थोड़ा ना नुकर करने लगा कि ये फलां की तबीयत खराब हो गई थी, पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, लिहाजा मैं अगली फसल के बाद ही दे पाऊंगा। इस बात से केवल रजक कुछ इरिटेट हुआ और उसने कहा नहीं, पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा, जो तुमने वादा किया था, जो तुमने कहा था, उसी के अनुसार पैसा तुम्हें हर हाल में देना होगा। राजू चिड़ार कहता है कि फिर मुझे ये लगा कि ये किसी दिन घर पर आकर पैसे की मांग करेगा, तब घर वालों को पता लगेगा कि मैंने इससे 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तब घर वाले उस पैसे का हिसाब मांगेंगे और वो पैसा मैंने इधर उधर मौज मस्ती में खर्च कर दिए हैं। मैं उसका हिसाब देने की स्थिति में, अपने घर वालों को हिसाब देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने सोचा वो अगर किसी तरह से यहाँ पर आ जाए हमारे पास, तो अब की बार उसे मारकर फेंक देंगे ताकि मुझे ये 10,000 रुपये वापस न देने पड़े। इसी प्रोग्राम के तहत उसने सवेरे ही फोन करके केवल रजक को अपने यहाँ बुलवा लिया, अपने साथ रखा, खाना पीना खिलाया, शाम होने का इंतज़ार किया और वो जानता था कि खूब जब शाम हो जाएगी तभी इसको रास्ते से हटाएंगे। इस बीच में केवल ने कई बार कहा कि मुझे और काम है, पैसा हमारा दो, हम जाएं। और बातचीत के ही सिलसिले में केवल राम की मौजूदगी में फ़ोन किया था राजू चिड़ार ने उसके भतीजे मनोज को फ़ोन नंबर लेके फ़ोन किया था। ये बताया कि तुम्हारे चाचा मेरे पास बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी आ जाओ और हम लोग साथ खाना खाएं।
शाम जैसे ही हुई शराब पीनी शुरू कर दी दोनों ने, राजू चिड़ार और केवल रजक ने। जानबूझकर राजू ने केवल को बहुत ज्यादा शराब पिला दी। फिर उसको लेकर वो फिर उसे लेकर वो पहले साडा और फिर रुडियाई पहुंचा। फिर शराब पीने के बाद मुर्गा खिलाया खूब जबरदस्त केवल रजक को राजू चिड़ार ने। इसके दौरान फिर जब वो ज़्यादा नशे में हो गया लेके चला, फिर उस पुलिया पर बिठाकर फिर एक एक क्वार्टर शराब इन लोगों ने पी। उसके बाद केवल चलने लायक भी नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा और जमीन पर गिर पड़ा, तभी राजू चिड़ार ने उसको सहारा देकर उठाया और पुलिया के नीचे की तरफ उसे ले गया। जैसे ही खड़ा किया वो धम्म से फिर गिर पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे में था। इसी बात का इंतज़ार राजू को था। उसने पास से पत्थर उठाया और 20 बार उसके सिर पे वार करके सिर को कूंच दिया और ये इंश्योर कर लिया कि वो मर गया। पूरी बात पता लगने पर पुलिस ने राजू को गिरफ्तार करके धरनावदा थाने में गिरफ्तार करके और उसे जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में कुछ भी असामान्य नहीं था। सामान्य घटना है, एक सामान्य हत्या है और सामान्य हत्याओं की कोई गिनती नहीं है, जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ स्तरीय ऊंचे लोग, स्तरीय नीचे लोग। जब इन सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तब 4 लोगों को पता लगता है, वरना इस तरह की सामान्य हत्याएं पुलिस के थाने में FIR, फिर गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर लोग भूल जाते हैं। लब्बो-लुआब इस घटना का ये है, जो सीख देने वाला है वो ये है कि मात्र 10,000 रुपए जो उधार लिए गए थे उनको चुकाना न पड़े, इसलिए एक व्यक्ति की हत्या हो गई। 10,000 उसे वापस न देना पड़े, यानी एक जान की कीमत बस वही 10,000, और बुरी तरह उसकी हत्या हुई। जबकि उधार देने वाले और उधार लेने वाले दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दोस्ती भी थी, उम्र का अंतर था लेकिन दोस्ती थी। बहुत ज़्यादा लोगों के प्रचलन में नहीं था कि ये दोस्त हैं, लेकिन घटना के बाद जब पुलिस वालों ने जानकारी करनी शुरू की तो लोगों ने बताया कि वो दोनों अच्छे मित्र हैं। जब ये कहा गया कि राजू चिड़ार के ऊपर इसका आरोप है कि उसने हत्या की है, तो लोगों ने दबे जुबान पुलिस को ये भी बताया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से मारा गया है वो दुश्मनी में मारा जाता है, लेकिन ये दोस्त है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं राजू चिड़ार को फंसाने के लिए किसी ने अलग से फोन कर दिया हो, खुद को राजू बताकर। और इसीलिए पुलिस ने 2 बार बुलाकर पूछताछ की थी राजू से, लेकिन उसे भी कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि ये उसको फंसाने के लिए किसी ने ये फ़ोन पर उसके भतीजे से बात करके उसको गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब सीरियर रिपोर्ट आई तो ये पता लगा कि घटना वाले दिन राजू घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद था, और तब सख्ती हुई, उसने पूरी बात बता दी। लब्बो-लुआब ये कि ये जो पैसा है ये अच्छों के संबंध खराब कर देता है, नीयत खराब कर देता है, लालच पैदा कर देता है और आपराधिक मानसिकता ऊपर आ जाती है। इसी पैसे के लिए उधार दिया गया हो, उधार लिया गया हो, उधार मांगा गया हो, ब्याज मांगा गया हो, ब्याज की भरपाई न हो पा रही हो, मूलधन जस का तस बना हुआ हो उधार लेने में, तो सारे संबंध तार तार हो जाते हैं। चाहे दोस्तों के संबंध हों,
चाहे रिश्तेदारों से संबंध हों, चाहे व्यापारी और ग्राहक के संबंध हों, सारे संबंध खराब होते हैं इसी उधार के चक्कर में। बहुत बड़े या मेट्रो शहरों में तो नहीं मैंने देखा है वो तख्तियाँ, लेकिन छोटे छोटे बाज़ारों में, गांव गंवई देश देशज के छोटे बाज़ारों में दुकानदार एक लाइन लिखकर जरूर टांगता है अपनी दुकान में कि उधार प्रेम की कैंची है। आपने भी देखा होगा, या आपको बड़ी बड़ी रेमंड शॉप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी किराना की दुकानें कस्बों में, कस्बों से भी छोटे कस्बों में उधार प्रेम की कैंची है। और कोई आज से नहीं, मैंने जब से होश संभाला है, प्रयागराज के जो हमारे मोहल्ले थे जहाँ से हम लोग सामान ले आते थे, मुट्ठीगंज और बहुत से ज़्यादा कीटगंज, वहाँ जिनके यहाँ हम लोगों को भेजा जाता था सामान लेने के लिए, वहाँ दोनों तीनों दुकानों पर, एक तो स्टेशनरी की थी जहाँ से कागज़ कलम पेंसिल रबर ये सब, स्केल गोला प्रकार ये सब जहाँ से हम लोग ले आते थे, वहाँ एक छोटी पीली तख्ती में काले से लिखा हुआ, नाम भी मुझे उनका याद है, रस्तोगी चाचा की दुकान थी, लेकिन बड़ा प्रोमिनेंटली उनके यहाँ पीछे लिखा हुआ था उधार प्रेम की कैंची है। उस समय हम लोगों के समझ में कभी नहीं आता था कि क्या लिखा है। कभी कभी जब बहुत छोटे थे तो ये लगता था कि ये कैंची का कोई ब्रांड नेम है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का एक्सपीरियंस होता गया और आज तक में हम भी ये खूब अच्छी तरह समझ गए कि वास्तव में उधार प्रेम की कैंची है। कहीं कहीं इसका पूरा दोहा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि उधार प्रेम की कैंची है, कर्ज नाश का मूल है। बात दोनों एक ही है। किसी दुकानदार से अगर आपकी उधारी यानी खाता आपका चलता है, छोटे छोटे सामान आप मंगाते गए, दुकानदार उसे एक रजिस्टर में लिखता गया और महीने के अंत में उसने बता दिया कि भैया आपका ये कॉपी है, रजिस्टर का पन्ना है, आपका ये सामान गया है, इसका इतना पैसा हुआ। तनख्वाह के दूसरे तीसरे दिन उसको लोग पूरा कर देते हैं और फिर उनसे ये भी कहते हैं कि हमें 2000 रुपये कर्ज दे दीजिए, अगले महीने में पूरा कर दूंगा। तो उन दोनों चीज़ों को समेटने के लिए ये लिखा रहता है उधार प्रेम की कैंची है, कर्ज नाश का मूल है। कहीं कहीं और ये लिखा रहता है उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें। एक और स्लोगन है जो बड़ा पॉपुलर है, आज नगद कल उधार, क्योंकि उन सब से ये सबसे छोटा है। आज नगद कल उधार, कल कभी आएगा नहीं। आज आप नगद लें, कल अगर पहुंचें कि साहब आपने लिखा है मैं कल आया था, आज उधार दे दिए, बोलिए आज वाली बात नहीं है। आज तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कल का कल देखेंगे। तो समाज में लोगों ने जो उनका जो एक्सपीरियंस है 50 साल का, उसको उन्होंने अपने दिल में रखा है, उसको सामने लिखा है और वही वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि एक दुकानदार जिसकी दुकान पर जाने कितने नोन और अननोन लोग आते हैं, छोटी दुकान होती है, दुकानदार बैठता है वहाँ पर, कोई टेबल वेबल नहीं होती है, और फिर अगर कोई सामान आप लेंगे तो जाएगा कहीं खाने में से निकाल कर ले आएगा, लेकिन दुकान पर ये तख्ती लिखी हुई जरूर मिलेगी उधार प्रेम की कैंची है। लेकिन इतना सब देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद, व्यवहार में न लाने के बाद भी लोग मानते नहीं हैं। उधार लेना या उधार का सामान लेने में अपनी शान समझते हैं कि भाई लेते आओ, हमारा तो उनके यहाँ खाता चलता है। फोन करके किसी को ये बताना कि चले जाओ ये फला जगह से ले लेना और मेरा नाम बता देना, मेरे खाते में चढ़ जाएगा, शान मानते हैं इस बात को। तो मैं इसीलिए कहता हूं, देखिए व्यापारिक लेन देन लोन का या
इतने परसेंट का, उतने परसेंट का, ये तो आपस में उद्यमी लोग अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके उद्यम का पार्ट है और ये सब विश्वास पर चलता है। लेकिन ये जो उधार लेने देने की प्रवृत्ति आपस की है, समाज में है, सामाजिक लोगों के बीच में है, इसको बंद कर दीजिए। जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाइए, जितना धन है आपके पास उसी की खरीदारी करिए, बिल्कुल उधार के चक्कर में मत पड़िए, वरना आपको अपने ही पैसों को वापस लेने में नाकों चने चबाने पड़ेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।